Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर 92% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया रिकॉर्ड है। आज़ादी के बाद से ये पश्चिम बंगाल में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने लगभग 2% ज्यादा वोटिंग की है। आज हम आपको पश्चिम बंगाल में इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब बताएंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जहां जहां ज्यादा वोटिंग हुई है वहां पर बीजेपी जीतेगी। आज तमिलनाडु की भी सभी 234 सीटों पर 85% वोटिंग हुई है। यह भी अच्छी वोटिंग है। आज पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई स्थानों पर हिंसा हुई, जबकि तमिलनाडु में वोटिंग बिल्कुल शांत माहौल में हुई है। तो देखिए, 2 राज्य जो लगभग बराबर हैं, उसके बावजूद एक राज्य में चुनावी हिंसा होती है और दूसरे राज्य में यानी तमिलनाडु में चुनाव बिल्कुल शांति से होता है। ऐसा क्यों? आज इसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको हॉर्मुज से आया ईरान का एक नया वीडियो दिखाएंगे, जिसमें ईरान की सेना ने 2 समुद्री जहाजों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये दोनों जहाज ईरान से अनुमति लिए बिना इस रास्ते से गुजर रहे थे। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज पर आज भी उसी का नियंत्रण है और उसकी परमिशन के बिना वहां से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। तो हैरान करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस घटना को अब भी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं मान रहे, क्योंकि पकड़े गए जहाज ना तो अमेरिका के हैं और ना ही इजराइल के। ईरान ने आज यह भी दावा किया है कि उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से अब टोल वसूलना शुरू कर दिया है और यह पैसा ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा होना शुरू हो गया है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक IRS ऑफिसर के घर में काम करने वाले 19 साल के एक लड़के ने इसी अफसर की 22 साल की बेटी की हत्या कर दी। इस लड़के को 1.5 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन एक दिन ये सुबह सुबह वापस आया और लड़की को घर में अकेला देखकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना आप सबके लिए एक खतरे की घंटी है, वो खतरा जो आपके अपने ही घर में मौजूद है। इस परिवार से एक ही गलती हुई थी कि उसने नौकरी पर रखने से पहले इस लड़के का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया और वो नहीं जानते थे कि ये लड़का पहले से ही एक अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। लेकिन सबसे पहले आपको हॉर्मुज से ईरान का एक नया वीडियो दिखाते हैं, जिसके जरिए ईरान अब ये दावा कर रहा है कि हॉर्मुज पर आज भी उसी का कंट्रोल है। और इस दावे को मजबूत करने के लिए ईरान ने आज ये वीडियो जारी किया है। ईरान की सेना ने 22 अप्रैल को हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में 2 समुद्री जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और ईरान ने आज खुद ही इन दोनों जहाज़ों पर अपने कब्जे का ये वीडियो जारी किया है। इसमें तेज़ रफ्तार से चलने वाली छोटी बोट्स एक एक करके इन दोनों समुद्री जहाज़ों के पास पहुंचती हैं और फिर इस बोट पर सवार ईरान के सैनिक जहाज़ पर चढ़ जाते हैं। इन सभी सैनिकों के चेहरे पर मास्क है और हाथों में हथियार है, चेहरे ढके हुए हैं। इन्होंने जहाज़ को रोका और उसे अपने नियंत्रण में लेकर ईरान के एक दूसरे पोर्ट पर ले गए और इन जहाज़ों को रोकने के लिए ईरान की सेना ने इन पर गोलियां भी चलाई। ये पूरा ऑपरेशन एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में अलग अलग कैमरे और ड्रोन से शूट किया गया। ये दोनों जहाज़ ईरान से अनुमति लिए बिना हॉर्मुज से गुजर रहे थे और इन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम्स के साथ भी कुछ छेड़छाड़ की थी।
शायद इन जहाज़ों ने हॉर्मूज़ में अपनी असली लोकेशन को छिपाने के लिए या फिर ईरान की सेना से बचने के लिए ये काम किया होगा और इसीलिए ईरान ने इन जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। आप मानचित्र पर देखिए कि ये दोनों जहाज़ हॉर्मूज़ के रास्ते में थे। आप देखिए इन जहाज़ों की लोकेशन क्या थी, कहां पर इन्हें पकड़ा गया है। देखिए, इसका मतलब है कि ईरान की नौसेना लगातार हॉर्मूज़ के इस समुद्री रास्ते की निगरानी कर रही है और पहला समुद्री जहाज पनामा का है, दूसरा समुद्री जहाज लाइबेरिया नाम के एक देश का है और यह दूसरा जहाज असल में भारत आ रहा था। ईरान ने इन दोनों जहाज़ों पर कब्जे का वीडियो इसलिए भी जारी किया क्योंकि इस समय युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन से नहीं बल्कि नैरेटिव से भी लड़ा जा रहा है। ऐसे वीडियोस का असर ज़्यादा तेज़ी से होता है, सोशल मीडिया पर लगातार इनकी चर्चा होती है और फिर ये तस्वीरें दुनिया भर में हेडलाइन बन जाती हैं। ईरान ये वीडियो दिखाकर पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो जब चाहे हॉर्मूज़ के रास्ते पर किसी भी जहाज़ पर कब्जा कर सकता है और आज भी हॉर्मूज़ पर उसी का कंट्रोल है। अब आप देखिए ये वीडियो जिसमें ईरान की सेना इन दो जहाज़ों पर कब्जा कर रही है। ये दोनों जहाज कंटेनर शिप्स हैं जिनमें हर एक कंटेनर में अलग अलग सामान होता है और पूरी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार इन्हीं जहाज़ों के ज़रिए होता है। ये कोई वॉरशिप्स नहीं है, इनमें कोई हथियार नहीं है और इन जहाज़ों से ईरान को कोई ख़तरा भी नहीं था। लेकिन ईरान चाहता है कि जो भी समुद्री जहाज़ हॉर्मूज़ के रास्ते से गुजरे वो उसकी परमिशन लेकर ही आगे जाए। 19 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने ईरान के एक समुद्री जहाज़ पर कब्जा कर लिया था और अब ईरान भी ऐसा ही करके अमेरिका को जवाब दे रहा है और ये वीडियो आप कह सकते हैं एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ईरान के इस कदम से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर खतरा और बढ़ गया है और अब समुद्री जहाज़ों के शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्च भी और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि हॉर्मूज़ पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों जहाज़ों पर ईरान के कब्जे को लेकर अमेरिका क्या सोचता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हॉर्मूज़ पर अमेरिका का ही पूरा नियंत्रण है और अमेरिकी सेना की इजाज़त के बिना कोई भी जहाज़ हॉर्मूज़ में ना तो दाखिल हो सकता है और ना ही यहां से बाहर जा सकता है। आज व्हाइट हाउस ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस घटना को युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं मानते क्योंकि पकड़े गए जहाज़ ना तो अमेरिका के हैं और ना ही इजराइल के हैं। यानी अगर ईरान अमेरिका और इजराइल के किसी समुद्री जहाज पर कब्जा करेगा, उन्हें पकड़ेगा या उन्हें रोकेगा, तभी उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि हॉर्मूज़ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के पास आज भी कोई स्पष्ट ठोस रणनीति नहीं है। एक तरफ वो हॉर्मूज़ पर अमेरिका के नियंत्रण की बात करते हैं और जब ईरान 2 समुद्री जहाज़ों पर खुलेआम कब्जा कर लेता है तो वो इसे युद्ध विराम का उल्लंघन मानने से
इनकार कर देते हैं। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है और आज पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि हॉर्मूज पर असल में किसका कंट्रोल है। अमेरिका की सेना कहती है कि हमने हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया है, अब हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल है, हमारी इजाजत के बिना ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी यही कह रहा है और ईरान ने 2 जहाजों पर कब्जा करके इसका सबूत भी दुनिया को दे दिया है। अब ईरान की तरह अमेरिका भी लगातार समुद्री जहाजों पर कब्जा करके उनकी जांच कर रहा है। कल रात अमेरिकी सेना ने ईरान से लगभग 3000 किलोमीटर दूर श्रीलंका के नजदीक हिंद महासागर में एक ऑयल टैंकर की जांच की। अमेरिकी सेना अपने हेलीकॉप्टर से ईरान के इस ऑयल टैंकर पर पहुंच गई और यह ऑयल टैंकर कच्चा तेल लेकर चीन जा रहा था। उसकी तस्वीरें भी अमेरिका ने जारी की है। इस ऑयल टैंकर ने पहले भी चोरी छिपे तेल बेचकर अमेरिकी पाबंदियों का उल्लंघन किया था और इसीलिए वर्ष 2024 में अमेरिका ने इस टैंकर पर पाबंदी लगा दी थी। इस समय ईरान का लगभग 90 से 95% तेल चीन खरीद रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ऑयल टैंकर है ये भी ईरान का तेल लेकर चीन जा रहा था। Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. तो ईरान और अमेरिका के बीच इस समय युद्ध विराम हो गया है। हथियार शांत पड़े हैं, कोई गोलीबारी नहीं हो रही, कोई हमले नहीं हो रहे, लेकिन लड़ाई अब भी चल रही है वीडियोस के जरिए। एक वीडियो ईरान जारी करता है, फिर एक वीडियो अमेरिका जारी करता है और दोनों वीडियोस अलग अलग कहानी कह रहे हैं। एक वीडियो कहता है कि हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण है, दूसरा वीडियो अमेरिका जारी करता है और वो कहता है कि नहीं, इस इलाके में हमारा पूरा नियंत्रण है, हम यहाँ की सबसे बड़ी पुलिस हैं, हम किसी भी जहाज पर जाकर उसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो युद्ध है ये वीडियोस का युद्ध बन गया है और अब लड़ाई हो रही है कैमरे के जरिए। हॉर्मूज पर नियंत्रण करने के लिए ईरान का सबसे बड़ा हथियार है ये छोटी छोटी बोट्स। आप इस छोटी बोट की इस ताकत को समझिए। ये अपने से हजारों गुना बड़े समुद्री जहाज का रास्ता रोक देती है और इस बोट पर मौजूद सैनिक तेजी से उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं, जैसा इन 2 जहाजों के साथ ईरान की सेना ने किया। ईरान की सेना छोटी छोटी बोट्स में इन जहाजों तक पहुंच गई। इन छोटी और तेज बोट्स को मस्कीटो बोट्स कहते हैं क्योंकि ये किसी मच्छर की तरह अचानक हमला करके तुरंत भाग सकती हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है। इन बोट्स की मदद से दुश्मन पर ड्रोन और छोटी मिसाइल से भी हमला किया जा सकता है और एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास इस समय भी लगभग 3000 इस तरह की छोटी छोटी बोट्स हैं। ईरान इन छोटी बोट्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका की इतनी बड़ी और ताकतवर नौसेना और उसके बड़े बड़े वॉरशिप से सीधे टक्कर नहीं ले सकता। ये युद्ध लड़ने का एक स्मार्ट और किफ़ायती तरीका है जिसमें कम खर्च में ही दुश्मन का बड़ा नुकसान किया जा सकता है। ईरान की ऐसी 40 से 50 बोट्स एक साथ किसी बड़े वॉरशिप या किसी बड़े समुद्री जहाज पर हमला करके उसे कंफ्यूज कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास अब भी लगभग 50% ताकत बची हुई है, यह खत्म नहीं हुई है और इसमें ऐसी हजारों बोट्स शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, हमने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ईरान के पास उसकी नौसेना में कुछ नहीं बचा और उसके लगभग 150 बड़े वॉरशिप्स अमेरिका ने डुबो दिए हैं पानी में। लेकिन ईरान की ये छोटी बोट्स अब भी उसके अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस में सुरक्षित हो सकती हैं और इन्हें तेजी से हॉर्मूज या दूसरे समुद्री इलाकों में तैनात किया जा सकता है। तो यह है इन छोटी बोट्स की कहानी जिनके जरिए ईरान अब भी ये लड़ाई लड़ रहा है। अब ईरान की ये छोटी बोट्स अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी नौसेना को एक नया आदेश दिया है कि ईरान की कोई भी बोट, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, अगर हॉर्मूज में समुद्री माइंस यानी बारूदी सुरंग बिछा रही हो तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए और ऐसे हमले में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के जहाज हॉर्मूज में मौजूद बारूदी सुरंगों को नष्ट कर रहे हैं और उन्होंने इस काम को 3 गुना तेज रफ्तार से अब पूरा करने का आदेश दिया है।
लेकिन अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मूज में जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, उन्हें साफ करने में, उन्हें क्लियर करने में अमेरिका को अभी 6 महीने का समय और लग सकता है। यानी अमेरिका की सेना आज से अगर ये काम शुरू करे तो अक्टूबर तक जाकर ये ऑपरेशन पूरा होगा। ऐसी बारूदी सुरंगों को स्पेशल वॉरशिप्स, रोबोट्स और ड्रोन से हटाना एक बहुत ही धीमा और जोखिम भरा काम है, क्योंकि ये जो माइंस हैं, ये बारूदी सुरंगें जो हैं, ये समुद्र में छिपी होती हैं पानी के नीचे, और किसी जहाज से टकराते ही इनमें विस्फोट हो जाता है, जिससे वो जहाज भी बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब है कि हॉर्मूज का रास्ता अभी तुरंत खोलना बहुत ही मुश्किल काम है। अब आपको ये दिखाते हैं कि ईरान की सेना हॉर्मूज के रास्ते में समुद्री जहाज़ों पर ये कब्जा कर क्यों रही है। आज ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर हामिद रेजा ने यह दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज़ों से अब टोल वसूलना शुरू कर दिया है, और ये पैसा ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा होना भी शुरू हो गया है। हालांकि ईरान ने अब तक ये नहीं बताया है कि वो हर एक जहाज़ से कितना पैसा वसूल रहा है टोल के रूप में। कुछ समय पहले अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि कुछ समुद्री जहाज़ों ने हॉर्मूज के रास्ते से गुजरने के लिए ईरान को लगभग 18 करोड़ रुपया दिया था। हॉर्मूज के रास्ते से दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है, और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हर एक समुद्री जहाज़ से ईरान ने इतना पैसा लेना शुरू कर दिया तो वो कितना पैसा ऐसा इकट्ठा कर सकता है। लेकिन एक और बात भी है, जब भी इस प्रकार की खबरें आई हैं अभी तक कि ईरान इन जहाज़ों से पैसा ले रहा है, टोल ले रहा है, ईरान ने अभी तक हर बार इसका खंडन किया है, और ईरान लगातार ये बात कहता रहा है कि हम कोई पैसा नहीं वसूल रहे। लेकिन इस बार ईरान के एक बड़े नेता ने इसे स्वीकार किया है कि हमने पैसा लेना शुरू कर दिया है, और ये पैसा हमारे सेंट्रल बैंक में जमा होना शुरू हो गया है। लेकिन एक बात है, अगर ईरान ने दुनिया भर के समुद्री जहाज़ों से ये पैसा लेना शुरू कर दिया और यहाँ पर एक टोल लगा दिया, तो इससे ईरान की छवि खराब होगी दुनिया भर में। आज ईरान के प्रति जो सहानुभूति है, वो सहानुभूति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का टोल वसूलना हर जहाज़ से, इससे एक तो ये होगा कि सारा जो यातायात हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, ये महंगा हो जाएगा। सामान जो इन जहाज़ों में जा रहा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये समुद्री जहाज़ जब इतना पैसा करोड़ों में देंगे ईरान को, तो फिर ये अपनी कीमत भी बढ़ा देंगे। जो सामान ये लेकर जा रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और उसका जो बढ़ा हुआ दाम है वो हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं अपनी जेब से चुकाएंगे। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग दुनिया के, चाहे किसी भी देश में हों, वो ईरान से परेशान होने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान अब हॉर्मूज पर अपने कंट्रोल का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, और ये उसकी छवि के लिए बहुत ख़राब बात है। अब बात करेंगे ईरान की उस ताकत की जो सिर्फ ईरान की सेना नहीं, बल्कि ईरान में एक पूरा पैरेलल सिस्टम है। लोग उसे सेना समझते हैं, लेकिन वो पूरा की पूरा एक सिस्टम है, और इसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, यानी IRGC। इसका नाम आपने बार बार सुना होगा इस युद्ध में तो खास तौर पर, और यही वो ताकत है जिसने इस युद्ध में लगातार अमेरिका का डटकर मुकाबला किया है और युद्ध विराम के लिए अमेरिका को मजबूर कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि IRGC का गठन कैसे हुआ, ये कैसे बनी। वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सत्ता में आयतुल्ला रुहुल्ला खोमैनी आए थे। खोमैनी की ये सत्ता थी, आपको याद होगा। उस समय सबसे बड़ा डर ये था कि ईरान की पुरानी सेना बगावत कर सकती है। ईरान की जो पुरानी सेना थी उस पर खोमैनी को विश्वास नहीं था, और इसीलिए एक नई फोर्स बनाई गई जिसका नाम था IRGC। और ये फोर्स ईरान की सरकार का नहीं, बल्कि सीधे सुप्रीम लीडर का आदेश मानती थी, यानी ये सुप्रीम लीडर के कहने पर चलती थी। IRGC का काम दूसरे देशों की सेनाओं की तरह देश की रक्षा करना तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इसकी थी इस्लामिक सत्ता की रक्षा करना। ईरान में जो इस्लामिक सत्ता है खोमैनी की, उसकी रक्षा करने का जो जिम्मा था वो इसका था। ईरान ऐसा पहला देश नहीं है जहां पर क्रांति के बाद बनी नई सरकार की रक्षा के लिए कोई अलग सेना बनाई गई हो। वर्ष 1789 में फ्रांस में क्रांति के बाद नेशनल गार्ड्स का गठन किया गया था, और फिर वर्ष 1917 में रशिया में भी ऐसी ही क्रांति हुई और उसके बाद रेड गार्ड्स की स्थापना की गई थी।
किसी भी बड़ी क्रांति के बाद एक नई सेना बनाई जाती है ताकि वो नई सेना क्रांति के सिद्धांतों के मुताबिक काम करे, ना कि पुरानी सत्ता की वफादारी करे। और ईरान में अब IRGC सिर्फ एक फोर्स नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसने ईरान के पूरे सिस्टम का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। IRGC की सेना ईरान की पारंपरिक सेना से बिल्कुल अलग है और इसमें 1.5 लाख सैनिक हैं। IRGC की नौसेना में लगभग 20,000 सैनिक, वायुसेना में 15,000 सैनिक और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स में लगभग 6 लाख सैनिक हैं। और कुद्स फोर्स IRGC की सबसे खास यूनिट मानी जाती है जो ईरान के बाहर काम करती है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूथीज। इसका काम दूसरे देशों में अपने समर्थक ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना, हथियार देना और उन्हें पैसा देना है। और इसी के जरिए ईरान बिना सीधे युद्ध में उतरे प्रॉक्सी वॉर लड़ता है और पूरे पश्चिम एशिया में वो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। IRGC की वायुसेना ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को संभालती है। ईरान के पास हजारों मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। मतलब सेना, जासूसी, प्रॉक्सी वॉर और ताकतवर हथियार सबका कंट्रोल एक ही संगठन के पास है और वो है IRGC। ईरान की अपनी एक सेना भी है जिसे आर्तेश कहा जाता है, लेकिन 40 दिनों के युद्ध में आपने शायद ही ये नाम कभी सुना हो। IRGC सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि ईरान का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य भी है। एक अनुमान के मुताबिक IRGC और उसके नेटवर्क ईरान की GDP का लगभग 50% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इस काम में IRGC का सबसे बड़ा हथियार एक संगठन है जिसका नाम है खातम अल अनबिया। खातम अल अनबिया। इसका गठन ईरान और इराक के बीच वर्ष 1989 के युद्ध के बाद हुआ था। आज ये संगठन ईरान में हर तरह के काम कर रहा है, जिसमें रेलवे, हाईवेज, डैम्स, माइनिंग और ऑयल और गैस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। इस संगठन के लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और ये ईरान की GDP का लगभग 14% बनता है। IRGC के अपने बैंक्स भी हैं और इनका नाम है अंसार बैंक और मेहर बैंक। IRGC की स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और पेट्रोकेमिकल के बिजनेस पर बहुत मजबूत पकड़ है। यहां तक कि तेल की तस्करी, ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस, ये सब IRGC के इशारों पर चलता है। और IRGC ईरान का कोई भी सिस्टम बदलने नहीं देता आसानी से। यानी जब तक आपके पास IRGC की परमिशन ना हो, आप ईरान में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसे बिना टेंडर के ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। राजनीति में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है और उसका पूरा जो बिजनेस है वो इसी सिस्टम पर टिका हुआ है। और अगर ईरान की इस्लामिक सत्ता बदल गई तो IRGC का पैसा और ताकत दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और यही वजह है कि IRGC को स्टेट विद इन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी सेना है, अपना पैसा है और अपनी सत्ता है। यानी ईरान के अंदर ये एक प्रकार से अलग देश है। IRGC का असली रोल अब सिर्फ सुरक्षा करना नहीं है, देश की रक्षा करना नहीं है, बल्कि ईरान में जो इस्लामिक सत्ता है उसकी रक्षा करना भी है, क्योंकि अगर ये सत्ता बचेगी तभी IRGC भी बचेगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना का भी लगभग यही हाल है। पाकिस्तान की जो सेना है वो सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर उसका इनडायरेक्टली एक पूरा कब्जा है। पाकिस्तान में भी वहाँ की जो सेना है वो वहाँ के बिजनेस और GDP में एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालती है। और यही जो बिजनेस मॉडल है सेना का, ये ईरान में भी है। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर बताते हैं। फेक न्यूज़ तो आजकल चारों तरफ फैलती ही रहती है। सोशल मीडिया पर आप हर रोज़ न जाने कितनी फेक न्यूज़ देखते हैं। लेकिन क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फेक न्यूज़ के जाल में फंस सकते हैं? लेकिन ये सच है, वो वाकई फेक न्यूज़ के जाल में फंस गए। हुआ ये कि हाल ही में एक सोशल मीडिया हैंडल ने 8 महिलाओं की AI जनरेटेड तस्वीरें जारी की और कहा कि ईरान इन महिलाओं को फांसी देने वाला है। इसके जवाब में ट्रंप ने लिखा कि हम जल्द ही ईरान के नेताओं से बात करेंगे और इन महिलाओं की फांसी को रोकने के लिए उनसे कहेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा कि वो चाहते हैं कि इन महिलाओं को छोड़ दिया जाए और इनकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सोशल मीडिया हैंडल ने, अगर आप बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, इन महिलाओं की तस्वीर जारी की और जिसमें लिखा
कि द इस्लामिक रिपब्लिक इज प्रिपेयरिंग टू हैंग 8 विमेन। और वो ये भी कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो अभी तक इस मामले में बिल्कुल चुप है। और ये वो 8 महिलाओं की तस्वीरें हैं जिन्हें ईरान की सरकार फांसी पर चढ़ाने वाली है। असल में ये सारी AI जनरेटेड तस्वीरें थी। और आप देखिए, इसके बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अच्छी खबर यह है कि उन्होंने ईरान में इन 8 महिला प्रदर्शनकारियों की फांसी को रुकवा दिया है और उनकी जान बचा ली है। इनमें से 4 महिलाओं को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और बाकी 4 को सिर्फ 1 महीने की जेल की सजा होगी। और इसके लिए वो ईरान और उसके नेताओं की सराहना करते हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का सोशल मीडिया पोस्ट है जो आप पढ़ रहे हैं। यानी ट्रंप ने इन महिलाओं को बचाने का भी पूरा श्रेय ले लिया। इसके बाद कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके बाद ईरान ने ट्रंप की इस कहानी को झूठ और फेक न्यूज़ बताया। ईरान के मुताबिक महिलाओं को फांसी देने का उनका कोई प्लान था ही नहीं, इसलिए इन्हें बचाने की बात भी बिल्कुल गलत है। ईरान ने कहा कि ना तो हम इन महिलाओं को फांसी देने वाले थे और ना ही ट्रंप इन्हें बचा पाए, क्योंकि फांसी की जो खबर थी वो झूठी थी और ट्रंप फर्जी खबर दिखाकर अपनी छवि को चमका रहे हैं। ईरान का दावा है कि ट्रंप ने ईरान विरोधी संगठनों के इस फेक न्यूज़ को सच मान लिया। अब खुद ईरान ने ही इन 8 महिलाओं की फांसी की खबर का सच बताया है। ईरान के एक दूतावास ने ट्रंप के इस दावे का मजाक उड़ाया और सोशल मीडिया पर लिखा है कि असल में ट्रंप ने 8 AI जनरेटेड महिलाओं को बचा लिया है। यानी ईरान का एक दूतावास कहता है, देखिए, ईरान एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने ये लिखा है कि ये असल में असली महिलाएं नहीं हैं, बल्कि ये 8 AI जनरेटेड महिलाओं की तस्वीरें हैं और ट्रंप ने इन 8 AI जनरेटेड महिलाओं की जान बचा ली है। ईरान कहता है कि इन 8 महिलाओं की तस्वीर ChatGPT से बनाई गई है और महिलाओं को फांसी देने की पूरी कहानी ही फर्जी है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर और अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है, उन्होंने बिना वेरीफाई किए इस खबर को अपने सोशल मीडिया पर डाल भी दिया और इस फांसी को रुकवाने का श्रेय भी ले लिया। और आपको एक ताज़ा खबर अभी बता देते हैं, और वो ताज़ा खबर ये है कि ईरान में भारतीय दूतावास ने अब से थोड़ी देर पहले एक नई एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि भारत और ईरान के बीच कुछ हवाई उड़ान शुरू होने की खबरों के बीच वो अब भी भारत के नागरिकों को यही सलाह देते हैं कि वो किसी भी प्रकार से ईरान की यात्रा ना करें। बड़ी स्क्रीन पर आप एक बार पढ़ लीजिए। और उन्होंने लिखा है कि हम भारत के नागरिकों को अब भी यही सलाह देंगे कि वो ईरान किसी भी माध्यम से ना जाएं और ईरान की यात्रा ना करें, चाहे फ्लाइट शुरू भी हो जाएं तो भी। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि युद्ध बंद हो गया है, युद्ध विराम अमेरिका और ईरान के बीच अब हो चुका है और अब हम ईरान जा सकते हैं। तो भारत के दूतावास ने अब भी ये कहा है कि ईरान अभी जाने का जो आपका प्लान है उसे आप टाल दीजिए। अब अपने देश में आते हैं और हमारे देश में आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है चुनाव की खबर। आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र एक उत्सव है और इसमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ये तो एक पर्व है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में इस उत्सव में भारी हिंसा हुई है। इस पर्व के मौके पर पत्थरबाजी हुई है। तो आज हम सबसे पहले ये तो आपको बताएंगे कि वोटिंग कैसी हुई, लेकिन उससे भी पहले कुछ ऐसी तस्वीरें जो भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा करती हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में कुमारगंज से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर आज एक जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शुभेंदु सरकार की जान बचाई। अब आप ये पूरी तस्वीर देखिए। नेतागिरी सुधा
मैं ये चाहता हूं कि पूरा देश इस तस्वीर को बार बार देखे और हमेशा याद रखे। हमारे देश में चुनावों की क्या स्थिति आ गई है। चुनाव तो एक उत्सव है, लोगों को बढ़ चढ़कर अपनी खुशी से चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवारों की क्या हालत है यहां आप देख लीजिए। और इन पर जो हमला कर रहे हैं बीजेपी के इस उम्मीदवार पर, वो कौन होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर है उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके हैं, जो पार्टी उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है, उसी पार्टी के कार्यकर्ता ये रहे होंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये भारत को आज शर्मिंदा करेंगी। भारत जो पूरी दुनिया को कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही हमारे देश का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसे लेकर हम पूरी दुनिया के सामने जाते हैं। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की क्या हालत कर दी गई है। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ चुनावों को एक मजाक बना दिया गया है। इस उम्मीदवार के पास एक पुलिस प्रोटेक्शन है, एक पुलिस वाला साथ साथ चल रहा है, लेकिन आप देखिए वो भी उससे यही कह रहा है कि किसी तरह जान बचाकर भागिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी आज हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झगड़े हुए और आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हुमायूं कबीर पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और उनके बीच हिंसक झड़प हुई। भले ही आज बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में वोटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चुनावों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज रिकॉर्ड टूट गया वोटिंग का, लेकिन आज पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें भी आई हैं। आज कई और स्थानों पर वहां पर हिंसा हुई है, कई जगहों पर देसी बम से हमले किए गए और पत्थरबाजी हुई। लोकतंत्र में चुनावों को सबसे बड़ा पर्व कहते हैं और अब उसी पर्व पर पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के उम्मीदवारों पर खुलेआम हमले हो रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए कि जब वहां पर पुलिस और सुरक्षा बल नहीं मौजूद होते होंगे तब वहां पर क्या हाल होगा। गाड़ी घोड़ी आवाज है, फिर जाएंगे उधर। ये हिंसा आपने देख ली, कैसे माहौल में चुनाव हो रहा था ये आपने देख लिया, वहाँ पर वोट डालना कितना मुश्किल है ये आपने देख लिया। लेकिन अब आपको ये दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो कितनी बहादुर है और आज पश्चिम बंगाल के लोगों को सलाम करना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पहले चरण में 152 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में आज 92% वोटिंग हुई है, 92%, और अब तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल में इस बार कैसे वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, अब ये आंकड़ा देखिए। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल वोटिंग 82% थी, जबकि वर्ष 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार चुनाव जीतकर सरकार में आई थी और उन्होंने लेफ्ट की सरकार को हराया था, उस समय 84% वोटिंग हुई थी। यानी जब बदलाव हुआ था पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा, तब भी 84% वोटिंग हुई थी। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब आप पश्चिम बंगाल का ये मैप देखिए, लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा एक बार देख लीजिए। मैंने ये आंकड़ा आपके लिए 1977 से लेकर निकाला है। 1977 में 56%, 1982 में 76%, 87 में 75%, 91 में 82%। उसके बाद जब सत्ता आ जाती है और सब कुछ कंफर्टेबल है, 96 में 66%। और फिर आप देखिए लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और जो सबसे अभी तक का हाईएस्ट वोटिंग जो हुई है वो हुई है 2011 में, जब 84% वोटिंग हुई। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 2011 वो साल है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था और लेफ्ट पार्टीज की सरकार को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। और इसका मतलब ये है कि उस समय अगर 84% वोटिंग हुई तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला था परिवर्तन के लिए, सत्ता में बदलाव के लिए। और 2011 के बाद से देखिए फिर वोटिंग हुई, गिर गई 82%, ममता बनर्जी बनी रही। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 2021 में, वो भी 82%। यहां पर भी ममता बनर्जी की सरकार बनी रही। यानी आप देखेंगे कि उत्साह जो है वो खास नहीं है, 82% पे स्टिल है एकदम। ममता बनर्जी ने 3 चुनाव लड़े हैं, 84% जब उन्होंने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका, लोगों में ज्यादा उत्साह दिख रहा है, और फिर 82%। लेकिन इस बार 82 से सीधे 92%, 10% का जंप है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10% का जंप है, 92% वोटिंग, यह असल में किसके लिए हुई है? यह ममता बनर्जी को हटाने के लिए है इतना उत्साह लोगों में, या फिर ममता बनर्जी को बचाने के लिए है? अब पश्चिम बंगाल का यह नक्शा देखिए। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में वोटिंग हुई है। पहले चरण में ही मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम जैसे मुस्लिम बाहुल जिलों में वोटिंग हुई है। सारे मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। अब आप कुछ मुस्लिम बाहुल जिलों में मुस्लिम आबादी और आज के वोटिंग परसेंटेज का एक आंकड़ा देखिए। इसमें आपको एक रिश्ता दिखाई देगा। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है और यहां शाम 5 बजे तक लगभग 93% वोटिंग हुई। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है और यहां 92% वोटिंग हुई। उत्तर दिनाजपुर में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है, यहां भी 92% वोटिंग हुई। जबकि बीरभूम में मुस्लिम आबादी घटकर 37% है और यहां भी 93% वोटिंग हुई। और वोटिंग के ये सभी आंकड़े आज शाम 5 बजे के हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं और कल जब आप हमसे दोबारा मिलेंगे तो हो सकता है तब तक ये आंकड़े कुछ बदल जाएं, क्योंकि ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। तो ये पैटर्न अगर आप देखेंगे, ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और यहां पर अगर आप देखें तो सब जगह 92, 91, 93% वोटिंग हो रही है। और मुस्लिम आबादी कितनी है ये भी आप देखते चलिए, 66%, 51%, 49% और 37%। अब देखिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में आज का वोटिंग परसेंट देखिए जहां पर मुस्लिम आबादी कम है। अभी आपने देखा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर वोटिंग भी ज्यादा है। अब देखिए जहां पर मुस्लिम आबादी कम है, इनमें सबसे ऊपर है दक्षिण दिनाजपुर, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 25% है और आज यहां पर 95% वोटिंग हुई है। कूच बिहार में भी मुस्लिम आबादी 25% है और यहां 94% वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी में मुस्लिम आबादी सिर्फ 11% है और यहां 93% वोटिंग हुई है। झारग्राम में सिर्फ 2% मुस्लिम आबादी है और यहां भी 92% वोटिंग हुई है। और झारग्राम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने झाल मुड़ी खाई थी। दार्जिलिंग में भी सिर्फ 4% मुस्लिम आबादी है और यहां 88% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में इस रिकॉर्ड वोटिंग के कई मायने हो सकते हैं। पहला, एसआईआर में लगभग 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे और इससे मतदाताओं की संख्या कम हुई और वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। यानी यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। उतने ही लोगों ने वोट दिया है लेकिन आंकड़े अब बदल गए हैं, इसलिए परसेंटेज बदल गया।
इसलिए वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की एक वजह, बहुत बड़ी वजह SIR भी हो सकती है। दूसरा, इस बार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से 2% ज्यादा है, यानी महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से बाहर निकलकर वोट दिया है। महिलाओं ने 92.69% वोटिंग की है और पुरुषों ने 90.92% वोटिंग की है। और इस बार चुनाव में बीजेपी और टीएमसी ने महिलाओं को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए हैं। खास तौर पर बीजेपी ने तो कई बड़े वादे किए हैं, जैसे महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे, राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया जाएगा और इससे हो सकता है कि महिलाओं में जबरदस्त उत्साह बढ़ गया हो। इस बार संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और इसका विरोध कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने किया था। हो सकता है कि वहां की महिलाओं में ये जागृति आ गई हो और इन्हीं पार्टियों का विरोध करते हुए महिलाओं ने इनके खिलाफ जाकर ज्यादा वोटिंग की हो। हालांकि पिछली बार भी महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले वोट परसेंटेज पश्चिम बंगाल में ज्यादा ही था, लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम ज्यादा कटे थे और उसके बाद भी उनकी वोटिंग ज्यादा हुई है। तीसरी बात, हमारे देश का एक चुनावी ट्रेंड रहा है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो मौजूदा सरकार बदल जाती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार से नाराजगी की वजह से ही वोटर्स बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालते हैं। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर वोटिंग ज्यादा हो रही है तो वो वोटिंग बदलाव के लिए है। ये कहा जाता है कि या तो ज्यादा वोटिंग होती है उस सरकार को बचाने के लिए, अगर वोटर्स को लगता है कि ये खतरे में है हमारी सरकार और वो उसको चाहते हैं, नहीं तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब वो बदलाव चाहते हैं तब ज्यादा वोटिंग होती है। वर्ष 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी और अब 2011 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज तब बहुत बढ़ गया था और ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार खतरे में है? क्या ये 92% जो वोटिंग हुई है ये ममता बनर्जी को बदलने के लिए हुई है? क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से सत्ता में है और इस बार उन्हें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। चौथी बात, मुस्लिम बाहुल इलाकों के अलावा जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे हिंदू बाहुल इलाकों में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि हिंदू वोटर्स ने भी बाहर निकलकर इस बार जमकर वोटिंग की है और पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो चुका है। हिंदू वोट एक तरफ, मुसलमान वोट एक तरफ। और पांचवी बात यह कि इस बार चुनाव में लगभग 2.5 लाख सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई थी, इसलिए इस बार हिंसा कम हुई है और वोटर्स बिना डर के अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डाल पाए हैं। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि टीएमसी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का सूर्यास्त हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब भी रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि बीजेपी जीत रही है। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी विजय प्राप्त हुआ है, इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है।
तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने झाल मुड़ी खाई थी वो ममता बनर्जी को लगता है बड़ी तीखी लगी। उस झाल मुड़ी ने ममता बनर्जी का स्वाद बिगाड़ दिया। और जैसा कि हमने आपको उस दिन भी कहा था कि ये झाल मुड़ी अब ममता बनर्जी के विरोध का प्रतीक बन गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक शानदार रोड शो किया है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में हावड़ा समेत बाकी की बची हुई 142 सीटों पर अब 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तस्वीरें आप देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर गए हैं, दिन ढलने के बाद अंधेरा हो चुका था, और तस्वीरें आप देखिए और आपको इससे पता चलेगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो एक अलग ही चरम पर पहुंची हुई है। अब जल्दी से तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। आज वहां एक ही चरण में 234 सीटों पर वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में भी आज रिकॉर्ड 85% वोटिंग हुई है और आज़ादी के बाद ये भी तमिलनाडु की अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग है। इस समय तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी इस बार एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी। तमिलनाडु में वर्ष 2021 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वोटिंग इस बार हुई है। पिछली बार वहाँ 73% वोटिंग हुई थी लगभग, यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार 9% ज़्यादा वोटिंग है। आज पश्चिम बंगाल के मुकाबले तमिलनाडु में वोटिंग बिल्कुल शांतिपूर्ण रही। हमने आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाई, वहाँ तो हिंसा हो रही थी, लेकिन तमिलनाडु में बड़ी शांति के साथ आज वोटिंग हुई है और वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने आज जाकर वहाँ पर वोट डाला है और यही वहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण था। आप देखिए, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे फिल्म स्टार्स हों, सब ने जाकर आज वोट डाला है। अब हम जिस खबर के बारे में आपको बता रहे हैं वो सिर्फ अपराध की खबर नहीं है, बल्कि उस खतरे की चेतावनी है जो घर के बाहर नहीं बल्कि आपके अपने घर के अंदर मौजूद है। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। 22 अप्रैल को दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक 22 साल की लड़की की हत्या करके उसके घर में ही काम करने वाले राहुल मीणा नाम के एक लड़के ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाला ये लड़का सिर्फ 1.5 महीने पहले तक इसी घर में काम करता था और इस लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल है। जरा सोचकर देखिए, इस घर में लगभग 8 महीने तक काम करने वाले 19 साल के लड़के ने 22 साल की इस लड़की की मोबाइल फोन के चार्जर की केबल से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। ऐसी भी आशंका है कि हत्या करने से पहले इस लड़के ने इस लड़की का बलात्कार किया था, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये लड़की बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर थी। उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। लड़की के पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर है। 19 वर्ष के इस हत्यारे को पुलिस ने वारदात के करीब 12 घंटे के बाद दिल्ली के ही एक ओयो होटल से गिरफ्तार कर लिया। ये लड़का पहले इसी घर में काम करता था और लगभग 8 महीने तक उसने इस घर में काम किया, इस परिवार के साथ रहा, लेकिन उसे 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी कई शिकायतें आ रही थी। इस लड़के को इंटरनेट और मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने की बुरी आदत थी और वो आसपास के घरों में काम करने वाले दूसरे लोगों से अक्सर उधार मांगता रहता था और फिर इस पैसे को लौटाता नहीं था। इस घर में कई महीने काम करने की वजह से इस लड़के को ये पता था कि इस लड़की के माता पिता घर से बाहर कब जाते हैं और कब आते हैं, उनका पूरा टाइम टेबल क्या है, वो घर को लॉक करने के बाद चाबी कहाँ रख कर जाते हैं। और 22 अप्रैल को सुबह सुबह जब इस लड़की के माता पिता जिम में वर्कआउट करने के लिए घर से बाहर गए तो हर रोज की तरह वो घर को बाहर से लॉक करके चाबी एक निश्चित स्थान पर रखकर चले गए।
ये सोचकर कि जब उनकी मेड आएगी तो वो यहां से चाबी लेकर दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर लेगी। लेकिन उससे पहले ही ये लड़का सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे वहां पहुंच गया और ये चाबी उठाकर उसने घर में एंट्री कर ली। पुलिस के मुताबिक जब ये लड़का घर में घुसा उस समय ये लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसने सबसे पहले लड़की से पैसे मांगे और जब लड़की ने पैसा देने से इनकार किया और शोर मचाने लगी तो लड़के ने मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद ये लड़का लड़की के शव को घसीटकर उस कमरे में ले गया जहां लॉकर रखा हुआ था और फिर उसने लड़की की उंगली से फिंगरप्रिंट वाला लॉकर खोलने की कोशिश की। जब ये लॉकर नहीं खुला तो उसने एक दूसरे लॉकर को पेचकस से खोला और फिर 2.5 लाख रुपए लूट कर वहां से भाग गया। इस समय तक लड़के के कपड़ों पर खून के धब्बे लग चुके थे, इसलिए उसने सबसे पहले तुरंत अपने कपड़े बदले और फिर वहां से भाग गया। इस पूरी घटना के दौरान लड़की के साथ रेप की भी आशंका है। यह लड़का शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का था और इस वारदात से सिर्फ एक दिन पहले उसने राजस्थान के अलवर में अपने ही एक जानने वाले दोस्त की पत्नी के साथ भी रेप किया था। सोचिए, पहले एक रेप किया अलवर में और फिर अगले दिन यहां आ गया। यहां उसने रेप करने की कोशिश की या किया, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, और उसके बाद इस लड़की की हत्या कर दी। और ये देखिए, ये लड़का हत्या करके कैसे भाग रहा है, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए। कितने आराम से हत्या करने के बाद आप देखिए कितने आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चलते हुए जा रहा है, जैसे इसे किसी का कोई डर ही नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लड़कों को इस परिवार ने 8 महीने तक अपने घर में रखा, बिना ये जाने कि उनके लिए ये लड़का कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और आखिर में उसने इस परिवार को बर्बाद कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग भी अनजाने में यही गलती कर रहे होंगे। आपके घर में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प किस मानसिक प्रवृत्ति के हैं, कितने बेईमान हैं, उनका असली चरित्र क्या है, और इस समय उनके दिमाग में कौन सी विकृत विचारधारा चल रही है, विचार चल रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। इस मामले में भी इस लड़के की सिफारिश इस लड़की के पिता के दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने की थी। आज कोर्ट ने इस लड़के को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पूछताछ होगी इससे और उसके बाद पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। अभी ये खबर खत्म नहीं हुई है, ये खबर का एक और हिस्सा है। ये छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और इस खबर का शेष भाग हम आपको इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया QR स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत। इस प्रकार की जो घटना है ये देश में बड़े बड़े शहरों में पहली बार नहीं हुई हैं। दिल्ली जैसे शहर में और दूसरे महानगरों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अपराध के मामले होते रहते हैं। असल में हमारे देश में पिछले 1 दशक में सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब देश में न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बढ़ रही है, जहां पति और पत्नी दोनों ही बाहर जाकर नौकरी करते हैं, इसलिए वो जल्दबाजी और मजबूरी में बिना जांच किए डोमेस्टिक हेल्प रख लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा करके हम अनजान लोगों को अपने घर और अपने परिवार में प्रवेश दे देते हैं और हम ये जानते भी नहीं कि हमारे ही घर में, हमारे परिवार के बीच एक अपराधी लगातार एक मौके का इंतजार कर रहा है।
आज हमारे देश में लगभग 34 करोड़ परिवार हैं और इन घरों में लगभग 3 करोड़ डोमेस्टिक हेल्प काम करते हैं। हमारे देश में डोमेस्टिक हेल्प अब एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र बन चुका है, इसलिए यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। आज से कुछ साल पहले तक हम ऐसे लोगों को अपने घर में काम के लिए रखते थे जो हमारी जान पहचान के जरिए आते थे, परिवार में ही कोई और सिफारिश करता था, यानी भरोसे की एक पूरी चेन होती थी समाज में। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब देश में बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए अलग अलग पैकेजेस लोगों को बेच रहे हैं। अब आप किसी भी मेड या डोमेस्टिक हेल्प को 1 घंटे के लिए भी बुला सकते हैं। कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिनटों में आपका ये काम कर देंगे। आप बस एक बटन दबाइए, कॉल कीजिए और घर में काम करने वाला व्यक्ति आपके घर आ जाएगा। खतरनाक बात यह है कि इसमें 90% लोग ना तो कहीं रजिस्टर्ड हैं, ना ही उनका कोई वेरिफिकेशन हुआ है। हमारे देश में सिर्फ 99 रुपए में 1 घंटे के लिए मेड या डोमेस्टिक हेल्प आजकल मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका में 2,800 रुपए और चीन में 650 रुपए में 1 घंटे के लिए ऐसे कर्मचारी मिलते हैं। लेकिन वो सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं और वो सारे लोग क्वालिफाइड होते हैं। आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए आज कुछ सुझाव हम आपको देना चाहते हैं। पहला, कभी भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को अपने घर में काम पर ना रखें। दूसरा, किसी भी एजेंसी पर आंख बंद करके कभी भरोसा ना करें। कर्मचारी या वेरिफिकेशन जो है कर्मचारी की, वो खुद आप करें और कर्मचारी का इंटरव्यू आप खुद लें सोच समझ कर। आजकल बहुत सारे लोग नकली आधार कार्ड और आईडी कार्ड लेकर भी आपके घरों में काम करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए ही पकड़ा जा सकता है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तीसरा, अपने घर में सीसीटीवी जरूर लगाएं और सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर रखें। समय समय पर सीसीटीवी फुटेज चेक करें, जिससे आपको कुछ भी संदिग्ध होने का पता चल जाएगा। चौथा, हाउस हेल्प के व्यवहार पर लगातार नजर रखें, जैसे वो कब उसे गुस्सा आता है या क्या वो कुछ ज्यादा पूछताछ आपके बारे में कर रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर घर में महिलाएं या छोटे बच्चे आपके पीछे से अकेले रहते हैं तो आपको डोमेस्टिक हेल्प का चुनाव और भी ज्यादा सोच समझकर करना होगा। पांचवां, घर में एक पैनिक बटन जरूर लगाकर रखिए, जिसका कनेक्शन या तो आपके पड़ोसियों के घर में हो या आपके घर के बाहर लगी किसी इमरजेंसी अलार्म के साथ होना चाहिए, ताकि आपके घर में कुछ भी ऐसी बात हो तो आप तुरंत उस पैनिक बटन को दबा सकें। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा खतरा है जो बाहर से नहीं आ रहा बल्कि आपके अपने घर से आ रहा है, अपने घर में मौजूद है और इस खतरे को आप खुद ही स्वेच्छा से अपने घर में एंट्री दे रहे हैं। इसलिए समय आ गया है सावधान रहने का। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित बाय। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards and a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. Good girl. आगे सैलरी? नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित बाय। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कहानियां उनकी भी हैं जिनके पास सुनने वाला कोई नहीं। संघर्ष उनका भी है
जो अखबारों की हेडलाइन नहीं बन पाए। मेहनत उन्होंने भी की थी जिनके हिस्से परिणाम नहीं आया, क्योंकि इस दुनिया में असफलताओं और असफल संघर्षों को सुनने वाला कोई नहीं। नमस्कार। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया।